सरकारी नौकरी अब मैं तुझसे हार गई हूँ। सरकारी नौकरी अब मैं तुझसे हार गई हूँ। शादी हो गई पर तू नहीं मिली। बच्चे भी हो गए हैं पर तू नहीं मिली। दादी बाबा भी खो दिए पर तू नहीं मिली। माँ बाप परिवार की उम्मीदें खो रही हैं पर तू नहीं मिली है। उम्र भी 30 को होने को आई है पर तू नहीं मिली है। सरकारी नौकरी अब मैं तुझसे हार मान गई हूँ। सरकारी नौकरी अब मैं तुझसे हार मान रही हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। वो कहानी न सिर्फ मेरी कहानी है, बल्कि मेरी जैसी हज़ारों बेटियों की कहानी है। मेरे जैसे हज़ारों बेरोज़गारों की कहानी है। मेरे जैसे लाखों उन लोगों की कहानी है जो अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं या फिर पूरा करने का दिखावा कर रहे हैं। ठीक है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ। वो राजपूत जहाँ बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखा जाता है। वो राजपूत समाज जहाँ बेटियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती है। वो राजपूत समाज जहाँ लड़कियाँ अपने अधिकारों के लिए ओपनली नहीं बोल सकती। हालांकि अभी राजपूत कम्युनिटी में बहुत सुधार हुआ है, लोग अपने बेटियों को पढ़ाने लगे हैं, लेकिन जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ उस गांव के लोगों की सोच आज भी वही है। इन सब हालातों के बावजूद मेरी लाइफ में दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने हर पल मेरी लाइफ को अनमोल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो थे मेरे दादी और बाबा। मेरे दादाजी जब फर्स्ट डे मुझे स्कूल लेके गए थे तो उनकी आंखों में एक ही चमक थी, उनकी आंखों में एक ही सपना था कि मैं ना सही, मेरे बच्चे ना सही, लेकिन मेरी पोतियां सरकारी नौकरी करेंगी। इसी उम्मीद के साथ वो फर्स्ट डे हमें स्कूल छोड़ के आए। धीरे धीरे हमने हमारी पढ़ाई करी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, समाज का प्रेशर बाबा के ऊपर आने लगा कि बेटियों को पढ़ा के क्या करोगे, पोती तुम अपने बेटों को तो नहीं पढ़ा पाए, पोतियों को पढ़ाओगे, क्या नौकरी करवाओगे। इवन मेरे जो पापा हैं वो भी स्टार्टिंग में हमारी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करते। वो भी यही बोलते थे कि चाचा जी कितना भी पढ़ा लो, इनको काम तो ये घर के ही करेंगी। लेकिन मेरे बाबा साहब पे इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं हुआ। उनके मन में सिर्फ एक ही था कि मेरी बेटियां सरकारी नौकरी ना कर पाई, लेकिन मेरी पोतियां सरकारी नौकरी करेंगी। उनका यही एक, उन्होंने इसको अपने लाइफ का एक अल्टीमेट लक्ष्य बना लिया था कि मेरी पोतियों से मैं नौकरी करवाऊंगा। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, हमारी उम्र शादी के लिए होने लगी, लेकिन हमें नौकरी अभी तक नहीं मिली, ना मुझे ना मेरी बड़ी सिस्टर को। धीरे धीरे बाबा पे हमारी शादी का दबाव आने लगा कि बेटियां सयानी हो रही हैं, शादी करनी है। लोग बाग बोलने लगे कि बेटियों की, पोतियों की शादी कब करोगी। तब बाबा साहब को एक और चिंता सताने लगी कि ऐसा परिवार मैं कहाँ से ढूंढूं इनके लिए जहाँ इनके पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल था उस टाइम बाबा के सामने। लेकिन ये समस्या भी बाबा की सही टाइम पे ही समाधान हो गया। हमारी शादी बहुत अच्छे परिवारों में हुई। हमारी पढ़ाई को सपोर्ट करने वाले परिवार मिले हैं जो मुझे, मेरी दीदी को पढ़ा रहे हैं। हमारे सपनों का सम्मान होता है, ऐसा घर मिला है। धीरे धीरे शादी हो गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली। ठीक है। शादी के 2-3-4 साल तक मैंने पढ़ाई करी, लेकिन नौकरी अभी तक कहीं नहीं है। एक ऐसा टाइम आता है अब लाइफ में जब सारी उम्मीदें खोने लग गई थी। अम्मा बाबा को भी ऐसा लगने लग गया था कि पता नहीं इनकी नौकरी लगेगी भी या नहीं। मुझे आज भी याद है, मेरी दीदी का, मेरे भाई का कोई भी एग्ज़ाम होता तो बाबा साहब का
2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आता कि एग्ज़ाम देने जाएगी ना तू, कौन जा रहा है तेरे साथ, मैं चलूँ क्या तेरे साथ। मैं कहती नहीं बाबा साहब ये चले जाएंगे, मेरे हस्बैंड जाएंगे। बाबा साहब बोलते थे कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं झट से आ जाऊँगा। हमेशा उनका यही सवाल होता था और यही बोलते थे कि मुझे बता दे, मैं चलूँगा तेरे साथ। क्योंकि शादी से पहले हमेशा हमारे एग्ज़ाम दिलाने सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब जाते थे। मुझे याद नहीं कि मेरे साथ कभी मेरे पापा गए भी हैं, हमेशा सिर्फ बाबा साहब ही गए थे। जब एग्ज़ाम हो जाता हमारा, हम एग्ज़ाम सेंटर से निकल भी नहीं पाते थे, उससे पहले ही बाबा के 2-3 मिस कॉल तो पड़े रहते थे फ़ोन में कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। हमारा हर बार की तरह एक ही जवाब होता था कि अच्छा हुआ बाबा साहब, ठीक हुआ बाबा। वो ये कहते कि नौकरी लग जाएगी, हम यही बोलते पता नहीं बाबू साहब, पता चलेगा। हर बार एग्ज़ाम होता, वो 3 घंटे हम एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे होते, वो 3 घंटे उनके सबसे टफ़ टाइम होता था। मेरी दादी कहती थी कि तुम तो पेपर देती हो तब परेशान रहते हो और ये यहाँ बस सोच सोच के बैठे रहते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, पता नहीं पेपर कैसा होगा मेरे बच्चों का, पता नहीं पेपर कैसा होगा मेरे बच्चों का। धीरे धीरे ये टाइम सब निकल गया, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी। गांव में कभी भी किसी की जॉब लगती तो बाबा का फ़ोन आता। नॉर्मली बेटियों को, पोतियों को जब भी फ़ोन करते हैं लोग वाग यही पूछते हैं कि कैसी है, तेरे सास ससुर अच्छे हैं, मतलब तुम्हें ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे बाबा सिर्फ एक ही बात बोलते थे, तुम पढ़ तो रही हो ना, तुम्हारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही किसी भी तरीके से। हम कहते नहीं बाबा पढ़ रहे हैं, चाहे हम पढ़ नहीं रहे होते लेकिन फिर भी कहते कि हम पढ़ रहे हैं बाबा, पढ़ाई सही चल रही है हमारी। कभी भी कोई भी जॉब लगती गांव में, फ़ोन आता तुरंत, तुम्हारी जॉब कब लगेगी। हम कहते बाबा लग जाएगी। वो कहते जब मैं मर जाऊंगा ना तब लगाना तुम जॉब। तब वो ऐसे ही बोलते थे, मैं मर जाऊंगा ना, जब तुम तुम्हारी जॉब चाटते रही हो, मैं क्या ही करूँगा तब अब तुम्हारी जॉब को। वो ये भी बोलते थे कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो मेरे को कोई इसी तरीक़ा का वो नहीं है, पर मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। बस यही बोलते। और उस टाइम हमारे पास उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं होता था। धीरे धीरे सारा टाइम निकल गया, मेरे बच्चा भी हो गया, लेकिन जॉब नहीं लगी। एक टाइम ऐसा आया कि खबर मिलती है बाबा साहब को कैंसर हो गया है। उस दिन जब पता चला, हमने उनसे बात करी तो उस दिन भी उन्होंने यही कहा था भगवान से कि भगवान मुझे इतने दिन जिंदा रख दे कि मैं मेरे पोता पोतियों की जॉब देख जाऊं, तीनों की। और मेरे चाची के बच्चे तो छोटे थे, उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ हम 3 बहन भाइयों से थी कि मैं उनकी जॉब देख के मरूं जब भी मरूं। लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। 25 जनवरी 2023, वो मैं तो मेरे लिए उसको ब्लैक डे ही मानती हूँ। वो दिन था जब वो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, लेकिन हम उनका सपना पूरा नहीं कर पाए। जाने से पहले भी 23 जनवरी को मैं उनसे मिली थी, गांव गई थी मैं उनसे मिलने। तब भी जब वो उनका लास्ट टाइम था तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि पता नहीं बेटा मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा भी या नहीं बचूँगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मेरे जीते जी तो ना सही, पर मेरे मरने के बाद तो तुम जॉब लगा लेना। बस उनका एक ही बात था। और तेरी दीदी और भाई को भी यही चीज़ बता देना। ये उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़े गिल्ट की बात थी कि जिस आदमी ने फर्स्ट डे जब हमें स्कूल लेके गया था, जो सपना देखा, आज वो उस सपने को बिना पूरा किए ही इस दिन, मतलब बिना पूरा होते हुए देखे ही जा रहे हैं। वो दिन, मतलब वो टाइम है ना, मैं भूल नहीं सकती।
आज भी जब हमेशा जब मैं कभी दुखी होती हूँ तो मेरे बाबा की वो चेहरे की तस्वीर में, मतलब वो चेहरा मेरे सामने आता है कि उन्होंने किस तरीके से ये शब्द बोले थे मुझसे। उसके बाद बाबा साहब चले गए, अम्मा रह गई। धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि बाबा ना सही, अम्मा अम्मा तो हैं, हम सपने पूरे करेंगे ज़रूर अम्मा बाबा के। ऐसा नहीं था कि हम पढ़ते नहीं थे। वही चीज़ है कि देखो, रीट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था लेकिन वो रद्द हो गई रीट। मेरी दीदी के 136 मार्क्स थे उसमें, लेकिन वो रीट रद्द हो गई। मेरे भी 114 नंबर थे। ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा इंग्लिश से। वही है कि किस्मत कुछ अपना ये सिस्टम ऐसा है। कुछ किस्मत भी मानती हूँ, कुछ मेरी भी कमियाँ मानती हूँ कि नौकरी नहीं लग पा रही थी। पर कोई नहीं, धीरे धीरे मैंने सोचा कि अभी अम्मा है, अम्मा के सामने सपने पूरे करेंगे। अम्मा भी यही कहती थी, बेटा तुम्हारे बाबा तो चले गए, मैं जिंदी हूँ जब तक तुम तीनों बहन भैयान की नौकरी लग जाए। बस एक ही बात बोलती थी, हे भगवान मेरे इन तीनों बच्चान की जॉब लगा दो, पीछे छोटे छोटे हैं उन्हें तो ये संभाल लेंगे। वो बस एक ही बात बोलती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम चला गया पर नौकरी नहीं लगी। जून 2024 आया। जून 2024 में अभी 4-5 महीने पहले वो दिन आया जब अम्मा भी हमें छोड़ के चली गई। वो दो इंसान जिन्होंने मेरे घर में पढ़ाई की नींव रखी, हमें पढ़ाने के लिए मेरे पापा के खिलाफ गए। आज मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब पापा सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बाबा ने, अम्मा ने अपने दम पे हमारे लिए सब कुछ किया। आजकल कुछ लोग बोल देते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ाया, नॉर्मली तो पढ़ाया, कौन सा तुम्हें बड़ी डिग्री दिलवा दी। ऐसे इतना तो सबको ही पढ़ाते हैं। अरे उस टाइम में जब मेरे गांव में कोई 10वीं 12वीं पास नहीं करता था, उस टाइम में बाबा ने हमको पढ़ाया, समाज से लड़के पढ़ाया। जिस परिवार में मेरे परिवार में किसी ने 10वीं पास नहीं करी, उस परिवार में रह के हमारी पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद अभावों में रहे लेकिन हमें अच्छी लाइफ दी, हमें शहर में रखा, हर तरीके की सुख सुविधाएं दी जो वो दे सकते थे। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अम्मा भी गई, बाबा साहब भी गए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। ये मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत बड़े एक गिल्ट है मेरे लिए कि अम्मा बाबा के जीते जी हम नौकरी नहीं लगा सके। वो सपना जो मेरी अम्मा बाबा के जीने की वजह थी, वो सपना जिसको वो हर रात सोने से पहले, सोने के बाद, खाते टाइम, पीते टाइम देखते थे, हम एक वो सपना पूरा नहीं कर पाए उनका। आज मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ाई छोड़ दी है, नहीं। वही अम्मा बाबा वाली बात कि वो ये कहते थे, हमारे मरने के बाद भी जब तक आप लोगों की जॉब नहीं लगेगी ना, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारी आत्मा को शांति उसी दिन मिलेगी जिस दिन तुम जॉब लग जाओगे। तो आज भी हम लोग, मैं, मेरी दीदी, मेरा भाई, तीनों पढ़ाई करते हैं। और मुझे इतना भरोसा है मेरे अम्मा बाबा के आशीर्वाद पे, मेरे घर वालों पे, मेरी माँ की पूजा पे, मेरे पति के स्ट्रगल पे, मेरे सास ससुर के स्ट्रगल पे कि एक ना एक दिन मेरी जॉब 100% लग जाएगी। मेरी दीदी की भी लगेगी और कोई बहुत अच्छी जॉब लगेगी। पर ये किस्मत है, कुछ ये सिस्टम है हमारा जो हमें जॉब नहीं लग पाती। कुछ ये समाज है जो इतने ताने मारता है कि क्या ही कर लिया तुम्हारे बाबा ने तुमको इतना पढ़ा के। अरे इसका जवाब तो तुम्हें एक दिन मिलेगा। ये मेरी कहानी थी। ये मैंने आपको इसलिए सुनाई थी कि जीते जी तो मैं मेरी अम्मा बाबा का सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके पास आपके अम्मा बाबा जो भी आपके सपने को साकार करने में लगे हुए हैं ना, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपना बेस्ट दो, अपना टाइम मत ख़राब करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माँ बाप को धोखे में मत रखो। क्योंकि जब आप घर से बाहर रह रहे होते ना, तब उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हमारा बेटा भी जॉब लगेगा। उनको ये नहीं पता कि घर से बाहर उनके बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है या कुछ और काम कर रहा है।
तो मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा वो मत रखना उनको धोखे में। अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप हर संभव कोशिश करना। और जो मेरी तरह हार मानने का सोच रही हूँ कि हार मान लेती हूँ, तो मैं उनको लास्ट में यही संदेश देना चाहूँगी कि नौकरी से यही कहना कि कितनी भी प्रॉब्लम आए पर मैं तुझसे हार नहीं मानूंगी। एक बार फिर से पूरे जोश के साथ तुझे पाने के लिए निकल पड़ी हूँ। मेरे अम्मा बाबा का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे माँ बाप की उम्मीदों को मैं फिर से ज़िंदा करूँगी, पर नौकरी में तुझसे हार नहीं मानूंगी, पर नौकरी में तुझसे हार नहीं मानूंगी।